जी अमजद शेर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सर मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि बड़ा ये अभी जो ही हर साल जब 28 मई आता है, यौम तकबीर आता है और एटमी धमाकों की बात होती है तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। एटमी धमाकों का जो क्रेडिट है वो लेने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ऐसे लोगों को देने की कोशिश करते हैं जो शायद पता नहीं उनकी क्या सूरत हाल थी। मैं स्पेशल जिक्र करूंगा, हामिद मीर साहब ने एक कॉलम लिखा है जी, उसमें उन्होंने कहा है कि जी उस वक्त की जो अस्करी क़यादत थी, स्पेशली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो नेवल चीफ थे, वो उस वक्त रेडी नहीं थे और राजी नहीं थे धमाके करने के लिए, फिर भी धमाके कर दिए गए। तो ये क्या सर कंट्रोवर्सी क्या है, धमाके किसने किए और क्या हुआ उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं उसको सर्विस में था और मैं लेफ्टिनेंट जनरल था। गुड। और एक सीनियर पोजीशन पे, ऐसी पोजीशन पे जहां पे मुझे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी, मैं देखता था। बिल्कुल ऐसा। ये कहना बिल्कुल गलत है कि अस्करी क़यादत जो है वो धमाकों के हक में नहीं थी। अस्करी क़यादत ने सारी तैयारी जमीन पे कराई। अस्करी क़यादत ही तो करवा रही थी कि जहां पे चावी में जो आपने धमाका करना है उसका सारा इंतजाम तो अस्करी क़यादत ने किया, और वो किया, वो शुरू हो गया क्योंकि हमें कम से कम 12-13 दिन चाहिए थे वहां पे सब कुछ पहुंचाने के लिए। सही। लिहाजा 12-13 दिन पहले ये सारा काम शुरू हो गया था साइमल्टेनियसली, और इसी वजह से हुआ था कि हम जमीन पे तैयार। मुझे याद है जनरल जहांगीर करामत का सिर्फ एक उनका था, रिकमेंडेशन थी कि फैसले जो हैं वो सूझबूझ के साथ, सोच विचार के साथ किए जाने चाहिए ताकि आप उसके मुज़मिरात के लिए तैयार। ठीक। उनका ये ख्याल था कि हमारे लोगों में, मसलन प्राइम मिनिस्टर का शुरू में लगता था कि प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें की हैं उससे लगता है कि वो धमाके के हक में नहीं है। ओके। लेकिन सही। हमारा ये ख्याल था कि हमें एक स्टडी कर लेनी चाहिए ताकि हम लीडरशिप को बड़ा वाज़े बता दें कि धमाके करेंगे तो आपको क्या मुश्किलात आएंगी, ताकि उसके लिए आप तैयार रहें। और अगर धमाके नहीं करते, मसलन अगर हम में से किसी एक की भी राय ये है कि धमाका ना करें, तो उसको भी अंदाजा होना चाहिए कि अगर धमाका नहीं करेंगे तो फिर हमारी मुश्किलात क्या हो। चुनाचे ये स्टडी जो है ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो NDU है, उस वक्त नेशनल डिफेंस कॉलेज हुआ करता था, उसको दी गई, और उन्होंने इसका तफसीली रिसर्च बना के तो फिर उन्होंने प्रेजेंटेशन की, हम सुनने के लिए गए नेशनल डिफेंस कॉलेज, और वहां पे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद अहमद खान होते थे, वो साथ थे, नवाज शरीफ साहब साथ थे, गौहर यूब थे, ये सरताज अजीज, साकदार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जहांगीर करामत, और फौज के हमारे ऑफिसर। तो ये काम था जो जनरल जहांगीर करामत ने करवाया कि जी आप इन सुने, ताकि हमारी लीडरशिप जो है वो, ये सिर्फ यूं नहीं था कि आप कह दें हाँ जी धमाका कर दें, फिर उसके बाद जो कुछ होना शुरू हो तो आपको समझ ना लगे कि अब मैंने क्या करना है। उनका मकसद ये था कि इसके लिए एक मुकम्मल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बने। धमाका करना तो एक फैसला है, सही, उसके बाद आपने कई और फैसले करने, लेकिन इन्होंने उस चीज का भी पूरा फायदा नहीं उठाया। मैं आपको बताता हूं कैसे। अब वहां फैसला हो गया, क्योंकि दोनों में मुश्किलात थी। अगर आप धमाका करते हैं तो तब भी बड़ी मुश्किलात हैं कि आपको इकोनॉमी के मसले आने शुरू हो जाए, दुनिया बाइकआउट करेगी, पाबंदियां लगेंगी। और अगर आप धमाका नहीं करते तो सारी जिंदगी आप भारत के जूते चाटते रहेंगे, इसलिए कि भारत तो बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, ये तो आपके सर पे बैठ जाए। जिस दिन भारत ने धमाका किया 11 मई को, उसके बाद 10-12 दिन जो आगे थे उसमें उनके मीडिया ने जो जो कुछ कहा वो एक लेसन था। वो सुनने के बाद कोई सोच भी नहीं सकता था कि हमने धमाका नहीं करना। कितना उन्होंने तस्लीम की पाकिस्तान की कि जी अब पाकिस्तान है क्या, हम एक एटमी कुव्वत हैं, ये एक ऐसा घसियारा मुल्क है, इसका क्या है, ये कल हमारे पांव में पड़ा होगा। तो वो बर्दाश्त नहीं हो सकता था। लिहाजा रिकमेंडेशन ये थी कि जी मुश्किलात तो दोनों तरफ हैं, लेकिन फैसला ये है कि हमने धमाका करना ही करना, इसके अलावा कोई चारा नहीं। सही। हमें दोनों तरह की मुश्किलात जो भी आ सकती हैं उनका मुकाबला करने के लिए हमें प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि धमाका। तो ये हो गया। अब जब ये फैसला हो गया और ये प्रेजेंटेशन भी हो गई तो बाहर चाय पीने के लिए हम बैठे। तो अब वो जो बाकी बातें थी वो सामने आनी शुरू।
एक साहब ने कहा जी के बाहर बड़ी, मेरा ख्याल सरताज अजीज साहब ने कहा कि बाहर बड़ी मशहूरी है, शोर शोर मचा हुआ है कि आप अपना सोना और जेवरात जो है वो नेशनलाइज कर रहे हैं। तो मियां साहब ने कहा नहीं, हमारी ऐसी तो कोई प्लान नहीं। ठीक। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई फॉरेन एक्सचेंज तो खत्म है, तो हमें पाबंदियां भी लगेंगी, डॉलर को फ्रीज करना होगा। ठीक। तो ये फ्रीज होने का फैसला वहां हो गया, लेकिन बाद में जाके कैबिनेट में बाकायदा से ये फैसला किया गया होगा, लोगों को चिट्ठियां बैंकों को गई होंगी इतला वगैरह, क्योंकि बैंक सारे नेशनलाइज थे। लेकिन ये चूंकि वहां पे जबानी फैसला हो गया, तो शाम तक डॉलर निकल गया सारा सही बैंकों से, अपने अपने सही हजरात सही लोग निकाल के ले गए। ले गए, बिल्कुल तो ऐसे। मेरे बैठे हुए चीजें हुई, वहां पे मैं मौजूद था। तो ये बिल्कुल ऐसे। फैसले एक प्रोसेस के तहत होते रहे, जिसमें कि आप एक देखें इसमें मसला क्या था। आपको याद होगा कि जब जनरल जहांगीर करामत ने एक दफा लाहौर में उन्होंने एड्रेस किया था नेवल स्टाफ कॉलेज, और सही। वहां उन्होंने कहा कि जनाब हमें फैसले करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनानी चाहिए। और ठीक। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आपने हमारे पीठ में खंजर घोंप दिया है, हम तो इस चीज को नहीं चाहते, आप हमें किस रास्ते पे चला रहे हैं, तो आप इस्तीफा दें, आप जाएं। तो जहांगीर करामत साहब ने इस्तीफा दे दिया, वो ठीक। चले गए छोड़। मकसद उनका यही था कि हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो किए, उस सारे प्रोसेस को देखा, तो हमने महसूस किया था कि जनाब फैसला साजी के लिए कोई सही फोरम नहीं है। फोरम नहीं, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। आप कभी कैबिनेट की मीटिंग करके उधर डिस्कस करते हैं, कभी नेशनल डिफेंस कॉलेज में बैठे हैं, कभी कहीं। तो नेशनल डिफेंस, ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी होगी, वो सही। आपके स्ट्रेटेजिक फैसले कर सकेगी। आज आपकी बनी हुई है नेशनल, आखिर आपको बनानी पड़ी, बिल्कुल ऐसे, और अब बिल्कुल मौजूद ऐसे, है, उसके इजलास होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे। ये जो चीज थी जो जनरल जहांगीर करामत चाहते थे कि फैसला वो हो, और ये सिर्फ एक यही नहीं था, उसके बाद कालाबाग डैम बनाने का फैसला करना था। हम्म। कई स्ट्रेटेजिक फैसले थे जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में डिस्कस होने चाहिए थे। उनका सही। ये ख्याल था कि ये किचन कैबिनेट में फैसले करते हैं, दाएं बाएं फिर के घूम फिर के फैसले कर लेते हैं, ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना तरीका है, फैसले इस तरह नहीं होने चाहिए। ठीक। ये मुल्कों की किस्मत के फैसले हैं, लिहाजा इनको एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां होने चाहिए। तो ये इख्तलाफ था। लिहाजा सही। ये ना कि वो धमाकों के खिलाफ थे, नहीं वो कतन खिलाफ, नहीं तो वो तरीकाकार के खिलाफ थे। कि सही। तरीकाकार जो है, ये इतने बड़े फैसले, आप ये नहीं हो सकता कि चौधरी निसार को बनाए इधर, आप सरताज जी को बनाए इधर, यार बताइए करें कि ना करें, ये कोई तरीका तो नहीं, ऐसे तो ठीक। नहीं होता। सही। तो इन चीजों के खिलाफ थे। सही। बाकी ये कि इसका अगर आप ये कहें कि किसको जाता है इसका क्रेडिट, क्रेडिट जी, बिल्कुल। क्रेडिट किसको, तो मैं समझता हूँ कि ये एक लंबा प्रोसेस था। क्रेडिट तो बहुत सारा लोगों को है। ये शुरू किया जुल्फकार अली भुट्टो ने, लेकिन बड़ी सही। इब्तदाई स्टेज था जब वो चले गए। चले और गए। उस वक्त मुझे याद है कि जुल्फकार अली भुट्टो के बाद हमने कोहटा के बिल्डिंग और स्ट्रक्चर वगैरह उनकी वफात के बाद बने। ये पहले थोड़ा बहुत काम शुरू किया था डॉक्टर ए.क्यू. खान ने, लेकिन ये बाद में बना जब जुल्फकार अली भुट्टो चले गए। ये 1980 में इसका काम शुरू हुआ बनाने का, 1979-80। हम्म। तो डॉक्टर ए.क्यू. खान ने वो बनवाया जहां पे हमने न्यूक्लियर, ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट का काम यूरेनियम। किया। जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एनरिच यूरेनियम जो है वो एक चीज है, उससे एटम बम बनाना दूसरा काम है, जो कि दूसरा एक काम है। डिजाइन है। वो फिर बिल्कुल डॉक्टर ऐसे। समर मुबारकबाद की टीम ने किया। और सही। समर सही। मुबारकबाद की टीम जो थी वो जनरल जियाउल हक के वक्त में काम करती थी, तो क्रेडिट उधर भी जाता है जनरल जियाउल हक को। ठीक। फिर ठीक। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जिन्होंने कवर दिया, खुफिया रखा, क्योंकि जाहिर मगरबी जाहिर। दुनिया ने बड़ी कोशिश की, जियाउल हक के दौर में मगरबी दुनिया ने बड़ी कोशिश की कोहटा तक पहुंचने की, वहां के बारे में इंफॉर्मेशन देने की। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उस वक्त कई सफारतकारों को पकड़ के सड़कों पे छितरौल की उनकी। वो कहते थे कि इनको इस तरह मारा जाए ताकि इनको सबक हो। उनके मुल्क प्रोटेस्ट करते थे, एहतजाज करते थे, उनके जर्नलिस्ट आते थे खबर लेने के लिए, उनकी भी छितरौल करते थे, ये पकड़ लेते थे, मारते थे ताकि दोबारा न इधर का रुख करें। तो बड़ी लोगों ने सेक्रीफाइसेस दी, कुर्बानियां दी। फिर आ गए नवाज शरीफ साहब। जी। तो बाकी तो सारा कुछ तैयार था, जो कि जियाउल हक साहब के दौर में तैयार था। मुशाहिद हुसैन जानते हैं, मुशाहिद हुसैन उस वक्त मुस्लिम अखबार के एडिटर थे।
सही। और वो एज अखबार के एडिटर की हैसियत से इंडिया से एक जर्नलिस्ट कुलदीप नैयर वो आए हाँ हुए जी। थे, उनकी इन्होंने मेहमान नवाजी की और उनको जाके डॉक्टर AQ खान से मिलवा दिया। और AQ खान ने उनको बताया कि भाई हमारा तो न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार है, हमारा मामला तैयार है। सही। नतीजा ये कि अगले दिन इंडियन अखबारों में बहुत बड़ी बड़ी सुर्खियां छप गई कि पाकिस्तान के बम तैयार है। वो ठीक। फिर मुशाहिद हुसैन साहब को भुगतना पड़ा, क्योंकि उनके पीछे फिर गवर्नमेंट पड़ गई कि भाई ये तुमने क्यों करतब किया ये। सही। तो ये वो चीजें थी जो ज़ियाउल हक के वक्त में तैयार हो चुकी थी। फैसला करना था मियां नवाज शरीफ के वक्त में आके, क्योंकि उस वक्त भारत ने धमाके किए तो आपको कर दिए मजबूरी कर थी दिए। फैसला करना था। तो वो बिल्कुल इनके है। सरकर्दगी में फैसला हुआ, उनको भी क्रेडिट देना चाहिए कि वो उसके खिलाफ थे नहीं थे। हर सूरत एक चीज वाजे है कि धमाका जब हुआ तो वो वजीर आजम थे, थे। तो यस आपने यस। आके उनकी अप्रूवल हुई होगी तो मतलब वजीर आजम ने धमाका छपा हुआ। के होगा तो तभी हुआ ना धमाका। तो ये कहना ठीक कि वो ठीक। पहले इसके खिलाफ थे फना खिलाफ था, नहीं। मैं देखता हूँ कि एंड पे धमाका उन्हीं के वक्त में हुआ और उन्होंने करवाया। अब सही। इसमें एक चीज जो मैं और ऐड कर दूं कि उससे पहले भी ज़ियाउल हक के दौर में भी जब ये काम मुकम्मल हुआ तैयार हुआ तो उस वक्त भी उस पार्टी और उस गवर्नमेंट का उस सेटअप का हिस्सा मियां नवाज शरीफ साहब थे। सही। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारे जमहूरियत के चैंपियन जो हैं ये पले उधर ही हैं। जाहिर है। हमारे जाहिर है। हमारे लोगों के कमलों में ये पलते रहे। बिल्कुल ऐसे तो बिल्कुल ऐसे। सारा काम इन्होंने उधर ही देखा उधर ही सीखा। बाद में पब्लिक को ठीक। बेवकूफ बनाने के लिए फिर जमहूरियत आ गई, तो वो फिर चल रहा है किस्सा। अच्छा सर मुझे बताइएगा कार मतलब ये कंट्रोवर्सी के हवाले से बात है, कारगिल के हवाले से भी जब बात होती है कहा जाता है कि जी मतलब यही आपको पता है कौन सी पार्टीज यही पॉलिटिकल पार्टीज ही कहती हैं कि जी उस वक्त जो हमारी सियासी क़यादत थी उसको ऑन बोर्ड लिया ही नहीं गया था और खुद से एक फैसला कर दिया गया था जिसके बाद में हमें नतायज भुगतना पड़े। तो क्या वाकई कोई ऐसी बात थी या दोनों एक पेज पे थे? नहीं, मियां साहब को अकेले ले जाके तो ये चीज बताई गई थी, दिखाया गया था, सही। लेकिन मियां साहब की दस्तरस से बाहर था, ये ऊपर ऊपर से गुजर गया, इनको समझ नहीं लगी उधर क्या है। ठीक। हाँ, बाद में वो फिर जब कुछ चीजें सामने आनी शुरू, फिर वो कहने लगे ये तो मेरा ख्याल है कि उनकी अपनी समझ का फर्क था, क्योंकि ठीक। बात यह है कि मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह आम आदमी सिविलियन शायद इतने अच्छी तरह ना समझता हो। जाहिर है। लिहाजा जाहिर है। होती है कि जरूरत ये होती है कि उसको उसके पूरे स्टाफ वगैरह लोगों के साथ बिठा के समझाया जाए, ताकि बाद हम्म। में भी उसको पड़े तो लोग उसको बता सके। यहाँ कोशिश की गई थी कि मियाँ सीक्रेसी की वजह से कि बाहर खबर ओके। ना निकले। आपकी एक्चुअली इसकी तो इंडिया ने भी तस्लीम किया कि जो सरप्राइज था, जो सीक्रेसी थी, वो इतनी ज्यादा थी कि हमें समझ ही नहीं लगी कि ये हो क्या गया। हो गया। आपको बिल्कुल याद है ऐसे। कि बहुत अरसा तक इंडियन कहते रहे कि वहां पे कश्मीरी मुजाहिदीन है जो पहाड़ों के ऊपर, हाँ हाँ। तो ये नहीं पता था कि फौज भी इसमें शामिल है। तो सही। ये वो चीजें हैं जो कि सीक्रेसी और सरप्राइज की वजह से हुई। तो वो तो बहुत अच्छा हुआ कि ठीक है आपने सरप्राइज की वजह से, लेकिन मैं इस ऑपरेशन के बहुत हक में नहीं था। एक्चुअली ठीक किस्सा ये है ठीक। कि ये ऑपरेशन जो है बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन था, बहुत अच्छा ऑपरेशन था, लेकिन ये बहुत अरसे से हमारे जहन में था। ठीक। हमें ये ऑपरेशन जिस वक्त पे किया वो वक्त नहीं था इसके करने का। हम्म, 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 हमें आज के हालात, कोई जंग लग गई है कश्मीर में, आपको कोई लड़ाई शुरू हो गई है, फिर ये एक्शन करना आपका बिल्कुल आपको बन बड़ा फायदा दे, लेकिन आपने ठीक प्रीमेच्योरली ठीक। किया तो उसकी वजह से इंटरनेशनल रिएक्शन आ गया, शोर शराबा मच गया। मियां साहब भी, उनके भी पांव से जमीन निकल गई, वो भागे अमेरिका चले गए। ये हाँ सारा किस्सा हाँ। ये वो चीजें बिल्कुल हैं ऐसे। जो ना होती जब जंग होती, तो फिर ये चीजें ना होती, फिर आप उसमें ये आइसोलेशन में करने से ये गड़बड़ हुई। सही सही। अच्छा बस ये मुझे आखिरी सवाल बताइएगा कश्मीर के हवाले से बड़ी तनकीद हो रही है, अपोजिशन भी कर रही है और कुछ मैंने एनालिस्ट को भी सुना है, वो कह रहे हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट की कश्मीर पॉलिसी है, कश्मीर हाथ से निकल गया है, इंडिया ने हड़प कर लिया है और हम कुछ कर भी नहीं पाए। तो इसके हवाले से आप क्या कहते हैं सर, इनकी जो कश्मीर पॉलिसी है इसके हवाले से अपनी राय दीजिए। देखिए ये किसी हद तक दुरुस्त है, ठीक। मुकम्मल दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी दोनों, PPP और PMLN, इनके वक्त में तो कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं किया गया। सही।
और पीएमएलएन के वक्त में तो कश्मीर का नाम लेना ही गुनाह हो चुका हुआ था। मियां साहब सालाना एक रस्म रखी हुई थी उन्होंने कि यूनाइटेड नेशन में जाके तकरीर में कश्मीर का जिक्र करते थे। सही। वो सालाना जिस तरह लाहौर में दाता साहब का उर्स होता है, इस तरह ये भी जाके सालाना एक इन्होंने रस्म रखी हुई थी कि जाके एक बात कर देते थे, कश्मीर के ऊपर कुछ कह देते थे। लेकिन बाकी पूरा साल कश्मीर पे कोई जिक्र नहीं, कुछ नहीं, बल्कि ये भारत नवाजी जो है वो करते रहते थे। तो उस लिहाज से तो इस हुकूमत ने उनसे तो बहुत ज्यादा किया है। उन तमाम दोनों हुकूमतों की निस्बत अगर मैं देखूं तो इनकी परफॉर्मेंस कश्मीर पे बहुत बेहतर है। लेकिन मैं इसलिए मुतमिन नहीं कि जितनी करनी चाहिए थी वो नहीं की। मसलन बहुत सारी चीजें हैं जो कश्मीर के बारे में इनको करनी चाहिए थी, क्योंकि मौका भारत ने दे दिया, वो एक तरफा कदम उठा रहे थे और आपको इसमें करना चाहिए था। अब कश्मीर में कश्मीरियों के साथ जितना जुल्म हो रहा है, बर्बरियत, हमें तो एक दिन भी चैन से नहीं बैठना चाहिए। कश्मीरी तो बेचारे पिसे हुए, उनकी आवाज तो हम है। हम यहाँ पे महीने में एक आध बयान दे के चुप कर जाते। हमें चाहिए था कि हम पूरी दुनिया में जाके ढोल पीटते, पूरी दुनिया को झंझोड़ देते। जो बाहर के मुल्कों में कश्मीरी बैठे हुए हैं उनको पैसे लगा के लॉन्च करते, ताकि दुनिया की आंखें खोली जाती। ये तो ऐसे होता है कि दुनिया में एक मुसीबत पड़ जाती, दुनिया कहती कि ये हो क्या गया है, ना सुबह हमें कुछ और सुनने को मिलता है, ना रात कुछ और, ये हर वक्त यही रोना। ये जरूरत आपकी कि आपको एक कैंपेन चलानी थी। हमने कहा जी कि हमने फॉरेन ऑफिस में कश्मीर डेस्क खोल दिया है, हमने हर एम्बेसी में कश्मीर डेस्क खोल दिया। वो किधर गया डेस्क यार, उन पे कोई काम ही नहीं नजर आ। फिर इसी तरह कश्मीरी जो जद्दोजहद कर रहे हैं, उन्होंने हथियार उठाए हैं, उनके हथियार उठाने पे दुनिया से हमायत हासिल करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए थी। और वो हमायत हासिल करनी चाहिए थी कि दुनिया को बताया जाए कि जनाब ये दहशतगर्दी नहीं है, ये तो आपका यूनाइटेड नेशन का चार्टर उनको इजाजत देता है। एक मुतनाज़ा जगह जिसपे काबिज फौज बैठी हुई है, वो जुल्म कर रही है, तो ये तो मजबूर जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही है या हथियार उठा रही है। वो हमने आज दिन तक जद्दोजहद नहीं की कि उनके लिए हम हमायत हासिल करें, उनकी जो मुसल्लह जद्दोजहद है उसके लिए हमायत हासिल करें। तीसरी चीज ये है कि भारत जो है वो हर दफा प्राइम मिनिस्टर रोज कहते हैं कि जनाब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या है? वो खुद ही एक करेंगे, दहशतगर्दी का वाकया कराएंगे और पाकिस्तान इल्जाम लगा देंगे। वो इल्जाम लगाएंगे, दुनिया तस्लीम कर लेगी। ये हमने काम करना था कि दुनिया को कायल करें कि भाई ये काम हम नहीं करते। ये भारत झूठ बोलता है, भारत के झूठ आप खोल के उनके सामने रखें। पुलवामा के बाद क्या हुआ? पुलवामा हुआ, आधे घंटे के अंदर अंदर भारत ने आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया और शाम तक अमेरिका ने कहा जी कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, कि इंडिया के साथ ज्यादती भी, इंडिया हमला करे पाकिस्तान। फिर फ्रांस ने कह दिया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया। क्या शाम तक किसी ने कोई सबूत देखा? उन्होंने यकीन किया, उनको पहले से यकीन था कि नहीं जी ये काम पाकिस्तानी कराता है। अब आपने पुलवामा के मामले में उन्होंने आपको सबूत भेजे, वो फाइल अखबारी तराशे थे, आपने कहा जी ये तो कोई सबूत नहीं है, तो आपके पास कोई सबूत नहीं, तो पाकिस्तान ने किया। तो वो सबूत लेके आप उन मुल्कों के पास जाते, अमेरिका के पास जाते, उनको कहते जनाब आपने उनको इजाजत दे दी कि जाके हम पे हमला करें। सबूत आपने ना मांगा ना देखा, हमें तो उन्होंने ये सबूत दिया। आप बताएं क्या इस सबूत के ऊपर किसी के ऊपर हमला करना जायज है? करना जायज, बिल्कुल है, बिल्कुल। आपको फ्रांस के पास जाना चाहिए था, आपको तमाम उन मुल्कों को जिन्होंने ये काम किया, ताकि वो आइंदा भारत को ये काम करने न दें। अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा तो अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया वगैरह ये फिर कह देंगे कि जी इंडिया को हक हासिल है कि जाके हमला करें, क्योंकि वो तो कानूनी इस दुनिया में बालाकोट पे हमला हुआ, दुनिया में किसी ने मजम्मत की उसकी कि आपने जारियत की है? बिल्कुल, बल्कि दुनिया ने कहा ठीक की है। हाँ, ये चीज थी। लेकिन पाकिस्तान ने क्या गलती की? बालाकोट पे हमला हुआ, आपने मिलिट्री रिस्पांस दी, जहाज उनके गिराए, अभिनंदन पकड़ा, हम इसी पे नाचना शुरू हो गए, इसी पे खुशियां मनानी शुरू कर। सही, सही। उधर तवज्जो नहीं दी कि जनाब असल मसला तो ये है कि भारत ने हमारी सोवरेनिटी वायलेट की। यस, सोवरेनिटी की वायलेशन माफ नहीं की जा सकती। और ये कहा गया फरमला के 1971 के बाद पहली दफा पाकिस्तान की सरहद किसी ने अबूर की है इसका। लिहाजा ये सरहद अबूर करना दुनिया में किसी ने उसकी मजम्मत नहीं की,
दुनिया ने हमायत की, हमायत करने वाले मुल्कों को आपको कन्फ्रंट करना चाहिए था, ताकि दुनिया आइंदा के लिए ये एहसास होता कि पाकिस्तान सॉवरेनिटी के मामले में बड़ा हसास है, बहुत इस चीज को। सही सही। तो ये हमने काम नहीं किया। तो मैं कतन मुतमईन नहीं हूँ इस हुकूमत की इस परफॉर्मेंस से। इनको चीजों पे तवज्जो देनी चाहिए। कश्मीर का मसला बहुत अहम है, इसको इतना ढीले ढाले तरीके से कि 8 दिन के बाद एक बयान, और वो भी ट्विटर पे। भाई ये कश्मीर का झगड़ा ट्विटर पे लड़ा जाता है? कोई होश के नाखून लो यार भाई, ये कौन सी ट्विटर या फेसबुक, ये कश्मीर को हल नहीं करने वाली चीजें। नहीं करना, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। इसमें आप